नमस्ते बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और डेली की जो 5 प्रॉब्लम है अपनी आप वो भी सॉल्व कर रहे होंगे और इस वीडियो को भी आप लोगों ने शेयर कर लिया होगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए, राइट। और आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, 31 से लेके 35 तक की प्रॉब्लम, राइट। तो चलिए, बहुत अच्छा सेशन होने वाला है ये, तो स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। ओके बच्चों, ये जो प्रॉब्लम नंबर 31 है, आइए देखिए इसको देखते हैं। कुछ इस तरह से है कि लेट DABC बी ए टेट्राहेड्रन सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू द बेस ABC। टेट्राहेड्रन आप जानते हैं उसका बेस जो होता है बच्चों क्या होता है, एक ट्राइंगल होता है ऐसे। तो ऐसे मान लो एक ट्राइंगल है ये, करेक्ट, ABC, और ये जो इसकी हाइट है AD वो एकदम जस्ट इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे, राइट। मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये D, और इस तरह से मिला दो तो ये है एक टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन सब लोग जानते हैं ट्राइंगुलर बेस वाला पिरामिड होता है ना, करेक्ट। और अब हमसे बोला क्या जा रहा है, देखो कि इसमें जो एंगल ABC है, ABC मतलब ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। ओके, दैट्स गुड। द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन इज 18। टेट्राहेड्रन का इसका वॉल्यूम अपने को गिवन है बच्चों 18। और अगर AB प्लस BC प्लस AD इसको हम मिनिमम लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको बताना है AC का लेंथ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आ जाओ, देखो कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बताओ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फार्मूला क्या होता है। देखो दुनिया में जितने भी पिरामिड हैं सबके वॉल्यूम का एक ही फार्मूला है, दैट इज 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, सही है, दैट इज इक्वल टू 18। जितने भी पिरामिड है, चाहे बेस ट्राइंगुलर हो चाहे उसका बेस रेक्टेंगुलर हो, ये फॉर्मूला काम करता है वॉल्यूम के लिए पिरामिड के। ओके, अब यहाँ आ जाओ, देखो 1/3 तो ये है ही, ठीक है। एरिया ऑफ बेस मतलब ये वाला एरिया, तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें। तो इस ट्राइंगल का ये एंगल मुझे पता है, तो ये दो साइड हम ले लेते हैं AB और BC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ AB BC और साइन 30 डिग्री, सही है, हाफ AB BC साइन C, ये वाला फार्मूला लगा लिया। ओके बच्चों, हाइट जो है इसकी वो ये लेंथ हो गई AD, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो बेस से 90 डिग्री पे है, वही हाइट हो जाएगी। तो ये लेंथ हो गई इसकी हाइट यानी कि AD, और ये अपने को दिया बच्चों 18, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने को AB इंटू BC इंटू AD का वैल्यू मिल गया, और कितना मिल गया, देखो 18, तो ये हो गया। ये जो साइन 30 है ये भी हाफ हो जाएगा, तो 2 2 और 3 है यानी 12 उधर चला गया मल्टीप्लाई में। तो AD BC और AD का प्रोडक्ट आ गया अपने पास 18 इंटू 12। 18 को आप ध्यान से देखो 6 इंटू 3 है, ये 6 इंटू 2 है, तो सब मिला के 6 का क्यूब हो गया। अब दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं AM और GM से हैं कि जैसे 3 पॉजिटिव नंबर है मेरे पास AB प्लस BC प्लस AD, इसके मिनिमम की बात हो रही है ना, तो 3 क्वांटिटी का सम का मिनिमम मुझे चाहिए जबकि उनका प्रोडक्ट मुझे पता है। तो यही काम आता है बच्चों AM GM, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर GM। और इनका GM क्या हो गया, AB BC और AD का प्रोडक्ट टू द पावर 1/3, यानी कि बच्चों AB प्लस BC प्लस AD का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू सॉरी, यहाँ पुट कर दो तो ये 6 हो गया, 3 उधर चला गया, 18 आएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू 18 है और ये कह रहा मुझे मिनिमम ही लेना है। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि AB प्लस BC प्लस CA प्लस AD सॉरी, ये 18 कब होगी। तो ये 18 तब होगी जब यहाँ इक्वलिटी आए, और AM GM इनइक्वलिटी में इक्वलिटी का साइन कब लेते हैं, जब ये सारी टर्म जिसमें आपने AM GM लगाया ये आपस में बराबर हो। यानी कि बच्चों जब ये मिनिमम लोगे आप तो AB BC AC सब बराबर होगी, और कितने के बराबर हो जाएगी, 6 के, क्योंकि तीनों का सम 18 है और तीनों का वैल्यू इक्वल है, तो ये हर एक का वैल्यू 6 हो गया। तो चलिए, तो ये मैं गलत लिख लिया ना, AD है सॉरी, हमसे पूछी कौन सी साइड है, AC पूछा है, तो ये AC मुझे पता करनी है। अब इस ट्राइंगल को देखो, इसमें AB पता चल गई आपको 6, BC पता चल गई 6, तो सामने वाली साइड कितनी होगी भाई। तो यहाँ पर बच्चों आप सीधे सीधे क्या लगा सकते हो, कोसाइन रूल लगा सकते हो। कोसाइन रूल ना लगाना चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ आ जाओ, इस डायग्राम को ऐसे दोबारा से देखो, ये इस तरह का सीन है कि ये एंगल 30 है भाई, ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, बताओ सामने वाली साइड कितनी होगी। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे, ये कितना हो गया 15 डिग्री, सही है। तो ये साइड कितनी हो गई, ये 6 है, ये 15 है,
तो सामने हो गया साइन 15 डिग्री 6 के साथ, और इसका डबल कर लोगे तो AC आ जाएगा, सही है। तो AC बराबर हो गया 12 टाइम साइन 15 डिग्री, और साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 - 1/2√2, करेक्ट। तो डिवाइड कर दो इसको इससे, तो कितना हुआ देखो, ये कैंसिल हो गया 6 टाइम, और 6 को लिख लो 3 × 2 √2 को अंदर गुणा करो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और √6 - √2, तो बच्चों आंसर हुआ 3 टाइम √6 - √2, दैट्स ऑल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीखने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम क्या, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बाकी ये तो 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, AMGM से भी आप भली भांति वाकिफ हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 32 देखो ट्रिग्नोमेट्री से ली हुई है, कुछ इस तरह से ली हुई है कि SN ये रिप्रेजेंट करता है इसको सिग्मा, R का वैल्यू 1 से लेके N तक, और यहाँ पर है cos ऑफ 2 टाइम 3 to the power R - 1 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 3 to the power R अल्फा। ओके, ऐसे ही अपने को एक चीज और डिफाइन की हुई है PN क्या है देखो, अलग अलग बात कर लेंगे, इधर PN के लिए बात कर लेंगे। PN दिया हुआ बच्चों सिग्मा R is from 1 to N and cos 3 टाइम 2 to the power R - 1 बीटा अपॉन cos ऑफ 3 to the power R बीटा, ऐसे की बात है। अल्फा बीटा की वैल्यू भी दी हुई है भाई, यहाँ लिख देते हैं साइड में, अल्फा की वैल्यू 18 डिग्री है, इधर लिख देता हूँ मैं बीटा का वैल्यू 36 डिग्री है, ऐसा गिवन है। अब आपको S 2012 P ओके वो सब तो ऑप्शंस है, कुल मिला के पहले SN और PN का वैल्यू निकालना, फिर N का वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। ओके, देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ दिक्कत क्या हो जाती है, यहाँ देखो कई बार क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते और सीरीज सॉल्व करने लग जाते हैं, तो सॉल्व होने को हो जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी ये सीरीज, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाता है। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू पहले यहाँ यूज कर लूँ तो देखो कितना बेनिफिशियल तरीके से हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि अल्फा है ना वो 18 डिग्री है। अब आपको यहाँ 3 अल्फा दिख रहा है और 2 अल्फा दिख रहा है, तो इसमें क्या रिलेशन हो गया बेटा, 5 अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, सही है ना। 5 अल्फा को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, तो 2 अल्फा कैन बी रिटर्न 90 डिग्री, π/2 बोल दूँ, π/2 - 3 अल्फा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अभी क्या करो, दोनों साइड ना 3 power R - 1 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो 2 × 3 power R - 1 अल्फा इज इक्वल टू 3 to the power R - 1 π/2, ओके, और -3 power R अल्फा। तो ये वो एंगल आ गए जो अपने को चाहिए बाल को। अब कॉस ले लो, तो कॉस ऑफ दिस, कॉस ऑफ 2 टाइम 3 power R - 1 अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 to the power R - 1 π/2 -3 to the power R अल्फा। समझ में आ रही बात यहाँ तक। देखो ये हमेशा ऑड नंबर होगा ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो कॉस और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 माइनस थीटा, यानी जैसे साइन π/2 सॉरी कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस 3 π/2 माइनस थीटा, कॉस 5 π/2 माइनस थीटा, ये सब किसके बराबर होता है, दे आर इक्वल टू प्लस माइनस साइन ऑफ थीटा, यानी कि ये टर्म। अभी प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये डिसाइड देखो कैसे करेंगे, ये डिपेंड करेगा आर पे। तो दो रिजल्ट आ सकते हैं ऐसे, प्लस और माइनस, वो कैसे डिपेंड करेगा, इधर आ जाओ। देखो 3 की पावर जब हम करेंगे तो हमें किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, जब आप आर का वैल्यू 1 लोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1, π/2 का मल्टीपल क्या होगा 1, आर का वैल्यू, इधर आर का वैल्यू लिख रहा हूं मैं, 2 लोगे तो यहाँ बनेगा बच्चों 3 लोगे तो बनेगा 9, 4 लोगे तो बनेगा 27, 5 लोगे तो बनेगा 36, राइट। 3 पावर करने पर देखो इनमें क्या खासियत है, अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो ये होगा π/2 माइनस थीटा, तो कॉस π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, यानी प्लस का आएगा। कब आएगा प्लस का, जब हमने आर का वैल्यू 1 लिया तो, ठीक है ना। ओके, जब मैं आर का वैल्यू 2 पुट करूंगा इधर को तो यहाँ बनेगा 3 π/2, कॉस 3 π/2 माइनस थीटा क्या होता है, सोच के बताओ जल्दी से। 3 π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू, तो ये हो गया माइनस साइन
तो ये आएगा माइनस साइन 3 टू द पावर आर अल्फा, तो इस पे माइनस आएगा, ठीक है। फिर आर का वैल्यू 3 डालोगे यहाँ पे तो कितना बन जाएगा 3 पावर 2, यानी कि 9 पाई बाय 2। और 9 पाई बाय 2, देखिए 9 पाई बाय 2 ये वाली लाइन ही होती है ना, जो पाई बाय 2 वाली है, तो सेम वही रिजल्ट आपको मिलना है, तो 9 पाई बाय 2 पे प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पाएंगे बच्चों कि ये वैल्यू कब आएगी, जब आर की वैल्यू ऑड होगी, और जब आर की वैल्यू इवन लेंगे तो ये ऐसा बनेगा। बस अब आगे की कहानी खत्म है। तो बच्चों बात ये हो गई कुल मिला के कि cos 2 टाइम 3 पावर r माइनस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 3 टू द पावर r अल्फा, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू या तो आएगी 1, कब, जब r होगा ऑड तब तो आएगी 1, और r जब होगा इवन तो आएगी बच्चों -1। सीधे सीधे भाग दे दो यहाँ पे। तो अब बारी Sn लिखने की। तो Sn बराबर क्या हो गया देखो, तो जब आप r का वैल्यू 1 लोगे शुरू में ऑड, तो क्या मिलेगा आपको 1, तो ये पहला टर्म 1 बनेगा, अगला टर्म -1 बनेगा, फिर 1 बनेगा, फिर -1 बनेगा, एंड सो ऑन। तो जोड़ने पर क्या आएगा टोटल n टर्म का सम। देखो अगर n इवन हुआ तो जितने +1 है उतने -1 है, कैंसिल होके 0 हो जाएगा, इफ n इज इवन। और n अगर ऑड है तो क्या होगा, इस एक टर्म को रोक लो, जैसे 3 टर्म ली हमने, 2 टर्म कैंसिल आउट हो गई, 1 बच गई, तो 1 बचेगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कुल मिला के Sn की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी। अब ठीक ऐसे ही आपको इसमें सोचना है। अब इसमें 36 डिग्री है ना, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि 5 बीटा बराबर हो गया बच्चों 180, सही है। तो इसको भी ठीक उसी तरह से हम क्या लिख सकते हैं, 3 बीटा बराबर, जगह बचाते हुए चलते हैं, 3 बीटा बराबर 180 डिग्री -2 बीटा, सही है भाई, पाई लिख लो, पाई -2 बीटा। और अब इसको 2 पावर r -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा यहाँ पे भाई 2 पावर r है, ओके, क्वेश्चन में, राइट। तो ये हो गया 3 इंटू 2 पावर r -1 बीटा इज इक्वल टू 2 पावर r -1 पाई -2 पावर r बीटा, सही है बच्चों। इसका ले लो cos, तो cos 3 इंटू 2 पावर r -1 बीटा की वैल्यू हो जाएगी cos ऑफ 2 टू द पावर r -1 पाई -2 टू द पावर r बीटा बराबर, देखो क्या आएगा, सुनो, अगर r का वैल्यू 1 लोगे, इफ यू टेक r इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बन गया 2 पावर 0, यानी कि यहाँ बनेगा पाई माइनस ये cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो आपको मिलेगा माइनस cos 2 टू द पावर r बीटा, ओके। अगर आप r का वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा लेते हैं, 1 से ज़्यादा लेते हैं सॉरी, तो यहाँ पे 2 की पावर्स बनेगी, तो ये हमेशा इवन मल्टीपल बनेगा पाई का। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा करें अगर हम, cos 2 पाई माइनस थीटा, cos 4 पाई माइनस थीटा, तो उसकी वैल्यू क्या आती है cos थीटा, राइट। तो ये बन जाएगा cos 2 टू द पावर r बीटा, सही है। तो बच्चों जब इसको इससे डिवाइड करोगे, यानी कि ये जो टर्म है अपनी cos 3 इंटू 2 पावर r -1 बीटा डिवाइडेड बाय cos 2 टू द पावर r बीटा, इसकी वैल्यू होगी -1, कब, जब r का वैल्यू 1 लोगे, और जैसे r का वैल्यू 1 से ज़्यादा लोगे तो ये +1 होगी। तो इस सारी डिटेल के बेसिस पे Pn का वैल्यू क्या होगा, देखो अगर n में 2 या 2 से ज़्यादा लेता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 बनेगी, बाकी सारी टर्म, फर्स्ट टर्म -1 बनेगी, बाकी सारी टर्म बनेगी 1 1 1, तो टोटल n टर्म है, फर्स्ट टर्म -1 है, बाकी 1 1 1 है, तो वो कितनी हो गई n-1, और एक -1 है, n-1 टाइम 1 है, तो इनको जोड़ोगे तो n-1, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो n-2 बनेगा ये, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 या 2 से ज़्यादा n आपको लेना है, ये फार्मूला काम करेगा। चलिए जी, सब सम हो गया, बस अब ऑप्शन आपको चेक करने हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आप लोग इतने सक्षम है कि बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। बाकी मैं बता देता हूँ आपको एक ऑप्शन कोई भी चेक करके। देखिए एक ऑप्शन हमारे पास क्या है, जैसे फर्स्ट 2 ऑप्शन में पूछा है S 2012, यानी इवन नंबर पे पूछा है, तो S 2012 तो हो गया 0, फिर प्लस उसमें करना P 2012, P में n की जगह 2012 डालो तो कितना आएगा 2010, तो +2010, यही आपका आंसर हो जाना है। तो इसलिए बच्चों पहला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहले और दूसरे में से पहला सही है, तीसरे चौथे में से कौन सा सही है ये देख लो, आ जाओ।
P 2011 पूछा है, P 2011 कितना हो गया 2009, इसमें से 2 घटा ली, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना S 2011, S में ऑड लेने पर आता है 1, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो आंसर आया 2008। सो कौन सा सही हुआ, 4th ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो फर्स्ट एंड फोर्थ आर द राइट आंसर। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, राइट। और अगर इस चीज पे आप ध्यान नहीं देते हो अल्फा बीटा पे और सारा सीरीज सॉल्व करने लगते हो तो अपने आप में बहुत लेंथी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू तो निकाल सकते हैं बट बहुत टाइम उसमें लग जाएगा। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके बालकों, ये जो प्रॉब्लम है ये ली गई है देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, और बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। सिंपल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम अक्सर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिली गई होगी। 2 साइड ऑफ अ रोम्बस OABC lying entirely in the first quadrant or third quadrant of area equal to 2 units are given by, देखिए y बराबर x by √3, आप समझ सकते हैं ऑरिजिन से पास और 30 डिग्री के एंगल पे यहां से ये लाइन बनेगी y इज इक्वल टू x by √3, सही है। इसका स्लोप 1 by √3 है तो ये एंगल 30 होगा। अगली जो लाइन है वो y इज इक्वल टू √3x है, स्लोप √3 है, मतलब वो यहां से 60 डिग्री एंगल पे, यानी कि इस तरह से ये लो जी, ये है y बराबर √3x, ठीक है। तो यहां से ये 60 डिग्री का एंगल है, दैट मीन्स ये वाला 30 है ना, ये वाला भी 30 है, ऐसे तो इस तरह का कुछ सीन हो गया है। अब ये कह रहा है ये 2 साइड है O और रोम्बस बनाना है, A मान लेता हूं A है, ठीक है, और ये रोम्बस बन गया भाई इस तरह से, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। और इसका एरिया जो है अपने को गिवन है कितना 2, एरिया बच्चों गिवन है 2। अब देखो ऐसे 2 रोम्बस बन सकते हैं, एक इधर भी और एक इधर भी। मुझे करना क्या है, अपने को B के कोऑर्डिनेट निकालना है इसके। अब देखो कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन यहाँ काम करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। कैसे, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं बच्चों वो उसके एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे मिड पॉइंट पे काटते हैं। तो ये एंगल कितना हो गया, देखो ये 15 हो गया क्योंकि ये वाला 30 है, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया, ये 45 हो गया। तो x एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों y बराबर x, राइट। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे ये पॉइंट है तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो मैं अल्फा अल्फा मान लूँ। ओके चलो अल्फा अल्फा हो गया, ये ओरिजिन है, इसका नाम m रख दें। देखो डिस्टेंस OB कितनी होगी बेटा, 0 0, अल्फा अल्फा के बीच की डिस्टेंस फार्मूला से निकालोगे कितनी आएगी, अल्फा √2। OM इसकी आधी हो गई, OB/2, तो ये हो गई अल्फा बाई √2, ठीक है। ये एंगल कितना देखो 15 डिग्री है ना, और ये 90 डिग्री है। तो इस वाले ट्राइंगल को बड़े ध्यान से देखो आप, ये वाले को, सही है, इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक की लेंथ MA, तो देखिए MA डिवाइडेड बाय OM करें अगर हम तो आएगा 10-15 डिग्री के बराबर, सही है। तो यहाँ से आपको MA की वैल्यू भी मिल जाएगी, OM की भी आ गई। अब आते हैं एरिया ऑफ इस रोम्बस का एरिया। मुझे बताओ क्या इस रोम्बस का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया का 4 गुना नहीं होगा? तो ये हो गया 4 इंटू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी OM इंटू MA बराबर में आ गया 2, सही है। 2 4 ये कैंसिल आउट हो गए। OM का वैल्यू कितना है बच्चों, अल्फा बाई √2। MA का वैल्यू कितना हो जाएगा, OM यानी अल्फा बाई √2 इंटू 10-15 बराबर में हो गया 1। तो बच्चों तुम्हें अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मिला, कितना मिला, 2 डिवाइडेड बाय 10-15। 10-15 का वैल्यू मैं तुम्हें बताऊं 2 माइनस √3 होता है, ठीक है। आई होप सबको याद होगा, जेई की तैयारी कर रहे हो आप तो 15 डिग्री पे, 18 डिग्री पे, 36 डिग्री पे इनकी वैल्यू याद होती है हमें। रैशनलाइज कर लो बाल को, तो 2 प्लस √3 बन गया, सही है। यानी देखो ये बेसिकली हो गया 4 प्लस 2 √3, और ये बच्चों ये देखो 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 प्लस 2 √3, और ये टर्म बन गई √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बराबर है दिस, तो अल्फा बराबर हो गया बच्चों प्लस माइनस √3 प्लस 1, यानी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, √3 प्लस 1 कॉमा √3 प्लस 1, या फिर माइनस ऑफ √3 प्लस 1 कॉमा माइनस ऑफ √3 प्लस 1। अल्फा अल्फा है ना, तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे। तो अल्फा की 2 वैल्यू आ रही है, तो देखो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, एक थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब ये आंसर मैच करो आप। तो देखा आपने, इसमें कोई बड़े कॉन्सेप्ट का यूज नहीं किया मैंने, ना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कोई विशेष कैलकुलेशन या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वगैरह यूज की है।
क्वेश्चन को डिटेल को समझा और ज्योमेट्री से बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ओके, अगेन बच्चों सर्किल का क्वेश्चन है। पिछली क्लास में भी मैंने सर्किल का एक क्वेश्चन किया था और मैंने आपको बताया था कि जेईई में जनरली सर्किल के क्वेश्चन में ज्योमेट्री बहुत इन्वॉल्व होती है। आई होप यहाँ भी ऐसा ही हो। चलिए देखते हैं। टू सर्कल हैविंग सेंटर C1 C2 एंड हैव रेडियस 2 and 3। ओके, इफ P and Q आर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल कॉमन टेंजेंट रेस्पेक्टिवली। चलो डायग्राम बनाते हैं पहले। दो सर्किल है, एक का रेडियस है 2, एक का रेडियस है 3। तो भाई ये मान लो एक छोटा सर्किल C1 और इससे थोड़ा बड़ा, और जाहिर सी बात है बच्चों ये इसके बाहर होना चाहिए ताकि एक्सटर्नल और इंटरनल टेंजेंट बन सके। ये C2 है, इनके सेंटर के नाम ही C1 C2 रख देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, रेडियस क्या है भाई, इसकी रेडियस 2 है और बड़े वाले की रेडियस 3 है ऐसे। करेक्ट। अभी देखो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब ऐसे, और इधर से एक टेंजेंट खींच दो जल्दी से यूं। तो ये लाइन भी आपको पता होना चाहिए, ये सीधी आके यहाँ मिलेगी, ये पॉइंट P है, और इधर इंटरनल कॉमन टेंजेंट जो है वो इस तरह से होगी कुछ। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये Q है। कैलकुलेट क्या करना है बच्चों अपने को कैलकुलेट करना 5 टाइम PQ अपॉन C1 C2। ओके, चलिए जी, प्योर ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सर्कल की। तो आपको क्या ये पता है कि ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल कॉमन टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट आता है P और Q, ये C1 C2 को इनकी रेडियस के रेशो में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं। यानी बच्चों ये Q जो है ये C1 C2 को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि C2Q अपॉन C1 Q जो है वो 3:2 है। ऐसे ये P भी C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि PC2 और PC1, इसका जो रेशियो बच्चों ये भी 3:2 होना चाहिए। करेक्ट। अब इसका फायदा देखो कैसे उठाते हैं। मान लेता हूं कि ये लेंथ कितनी है 3L, सही है, और ये वाली लेंथ मैंने मान ली 2L, तो हो गया इसका रेशियो 3:2 का। करेक्ट। अब आते हैं इधर, देखिए ये लेंथ PC1 कितनी है ये निकालने की कोशिश करता हूं मैं। तो आपको मिला 3/2 PC1 बराबर PC2 यहां से यहां तक देखो, ये किसके बराबर हो गई 5L प्लस PC1, 5L प्लस PC1। इसको इधर ले आओ, कैंसिल आउट हो गए, PC1/2 बचेगा। तो बच्चों PC1 का वैल्यू आ गया 10L। तो ये डिस्टेंस 10L हो गई, बस कहानी खत्म हो गई। PQ के बीच की डिस्टेंस कितनी है देखो, ये 2L और ये 10L। तो ये हो गई बच्चों 5 × 12L डिवाइडेड बाय C1 C2। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 और 2 5L। L से L कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 12 आपका आंसर हो गया। तो कोई लेंथ भी नहीं निकालनी पड़ी, रेशो वाली प्रॉपर्टी से बिना सर्किल की इक्वेशन वगैरह को यूज किया हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सर्किल में IIT JEE में बहुत बार इस तरह से सवाल आते हैं कि आप क्लास 10th की ज्योमेट्री से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इनकी काफ़ी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 35 और ये हाइपरबोला से लिया हो। देखो कैसे क्वेश्चन है। हाइपरबोला है सेंटर C, तो एक जनरल हाइपरबोला बना लेते हैं अपन। इसी टाइप का होता है भाई हाइपरबोला, यो इसका सेंटर है ये C, ठीक है, ये इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया। ठीक है, वन फोकस एट P 6,8, एक फोकस है इसका P, ये मान लो 6,8 है। ये रफ डायग्राम है तो ये एक्स एक्सिस नहीं है। ओके, एंड टू डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है हाइपरबोला की, यहाँ कहीं मिलती है, एक इधर और एक इधर। तो दो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास, इक्वेशन मुझे बताई हुई है, एक की 3x + 4y + 10 = 0 और एक की है 3x + 4y - 10 = 0। देखो मुझे ये नहीं पता है कि P के पास वाली कौन सी, ये वाली कि ये वाली। तो अगर ये माइनस होगी तो ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस होगी तो ये प्लस हो जाएगी। एक बार दोनों लगा लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट क्या करना, CP ये डिस्टेंस और इसकी इसेंट्रिसिटी। ओके आ जाओ, देखो शुरू करते हैं। देखो पहले पता करते हैं दोनों में से कौन सी डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है। तो क्या करो, P की दोनों डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम दिस लाइन, इसको नाम रख देता हूँ, इसको M नाम दे देते हैं ऐसे, सही है क्या नाम, M1 और M2। तो देखो डायग्राम में जो M1P है, अच्छा ये पता नहीं है अभी M1P कौन सी होगी। तो आप तो डिस्टेंस निकालो पहले। डिस्टेंस फार्मूला आता है पॉइंट का लाइन से। कैसे करते हैं, पॉइंट उठा के लाइन में पुट कर दो। 6 × 3 18 + 8 × 4 32 - 10 डिवाइडेड बाय
3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का अंडर रूट, तो बच्चों ये तो 5 हो गया। अच्छा देखो इसमें फर्क क्या है, एक में माइनस आएगा एक में प्लस आएगा। हो गया जी सॉल्व। देखो 32 और 18 कितने हो गए 50, माइनस लोगे तो 40, 40 में इधर 5 का भाग दोगे 8 आएगा माइनस लेने पर, प्लस लोगे तो कितना 50 और 10 कितना हो गया 60, और उसको 5 से डिवाइड करोगे 12। तो एक से डिस्टेंस 8 है, एक से डिस्टेंस 12 है। 8 किससे है, माइनस वाली से, तो जाहिर सी बात है इसके जो पास में है ये माइनस वाली है और ये दूर जो है ये प्लस वाली है ऐसे। खैर ये डिस्टेंस बच्चों 8 हो गई, राइट। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 12 हो गई। इसका मतलब बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो गई 4। इसका मतलब ये आधी ये 2 इधर और आधी ये 2 इधर हो गई। बस सारा खेल खत्म हो गया। देखो क्या पूछा गया हमसे, सबसे पहले इन्होंने CP, वो तो आपको डायग्राम में दिखाई दे गई होगी, यहां से CP बराबर हो गया 10। सो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया, ऑप्शन 3 गलत हो गया। इसेंट्रिसिटी आप ऐसा निकाल सकते हो, देखो सेंटर से फोकस तक की ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये होती है बेटा AE। CP जो है ये किसके बराबर होगा, AE के, राइट। जहां तो इसेंट्रिसिटी है और A कौन सी लेंथ होती है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ। अब ये AE हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स की ये जो डिस्टेंस होती है यहां से CM1, जो कि इस डायग्राम में भी कितनी है 2, ये बराबर होती है बच्चों A/E के। को याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ये x बराबर A/E होता है, इसके कोऑर्डिनेट AE, 0 होता है और ये ओरिजिन होता है। देखो इलिप्स और हाइपरबोला में जेई में ज़्यादा ना एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बेसिक आपको ये जो डिस्टेंसेस है ना सारी, ये पता होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्टेंसेस में क्या रिलेशन है, राइट। और वो रिलेशन ही हमारे काम आते हैं सवालों में, क्योंकि जब आप हाइपरबोला को रोटेट भी कर देते हो तो भी डिस्टेंसेस के जो रिलेशन है वो चेंज नहीं होते कि भाई ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक AE होती है तो ये AE होगी, चाहे आप हाइपरबोला की इक्वेशन बदल दो, स्टैंडर्ड हाइपरबोला या कोई सा भी हाइपरबोला लो, फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस AE ही होगा। तो ये डिस्टेंसेस आपको इस तरह से याद होनी चाहिए। चलिए अब खत्म करते हैं इसको, यहाँ से यहाँ डिवाइड कर दो बच्चों इसको, तो 5 बराबर आ गया E², तो E का वैल्यू आ गया √5। माइनस √5 मत लिख लेना, इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आई थिंक सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। तो ये डिस्कशन अपना खत्म होता है बच्चों यहाँ पे। आई होप आपको पांचों प्रॉब्लम बड़ी अच्छी लगी होगी। देखिए मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ कि हम अच्छी प्रॉब्लम चुन के आपको दें, राइट, ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिले। कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं ये सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात सोचना कैसे है, क्वेश्चन पे ज्योमेट्री कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, कौन कौन से रिजल्ट हमारे काम आते रहते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जाते जाते वही बात कि जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ, और आप डिस्क्रिप्शन से प्रॉब्लम शीट डाउनलोड कर सकते हो आगे की प्रॉब्लम्स के लिए भी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।